Hello students, welcome back. This is class 12th and as you know we are doing chapter 2nd, the lost spring. So continuing from there, we are on the page 15th of your English textbook, Lost Spring. Now until now we have seen that the writer describes about her childhood. She also describes about the people that she met during her childhood. Now she further says that my acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to सीमापुरी. लेखिका कहती है एक्वांटेंस का मतलब होता है जान पहचान, जिसको आप जानते हो पहचानते हो. माई एक्वांटेंस विद द बैरफुट रैग पिकर्स, मेरी जान पहचान उन नंगे पाँव वाले कूड़ा करकट बटोरने वाले उठाने वालों, तो ये जान पहचान इनको लेकर जाती है. लीड्स मी टू सीमापुरी, तो मतलब इनकी जान पहचान सीमापुरी से है अभी तक. अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली. सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में है. पेरीफेरी का अर्थ होता है आउटर लिमिट्स और बाउंड्रीज़, बाहरी किनारे की तरफ. ठीक है, तो सीमापुरी एक जगह है बाहरी किनारे पर दिल्ली के, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली. ठीक है, सीमापुरी एक जगह है दिल्ली के किनारे पर, लेकिन फिर भी वो दिल्ली से बहुत दूर है. क्यों दूर है? क्योंकि वो आउटर लिमिट्स के पास है, बाहर बाउंड्री के तरफ है, जहाँ पर फिर दूसरी सीमा चालू हो जाती है. मेटाफोरिकली का मतलब होता है रेफरिंग टू वन थिंग एंड मैंशनिंग दी अदर. यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि आप कहना तो कुछ और चाहते हो पर आप कहते कुछ और हो. ठीक है, जैसे एक टॉन्ट के भाषा में आप कहते हो. दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु कम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971. जो यहाँ पर मतलब सीमापुरी में, जो सीमापुरी में रहते हैं वो लोग कौन हैं? स्क्वाटर्स वो लोग होते हैं जो जिनका खुद का कुछ रहने का ठिकाना नहीं होता है. जहाँ पर भी वो जगह देखते हैं, पाते हैं जहाँ किसी ने ऑक्यूपाई करके नहीं रखा है, वहाँ कोई रहता नहीं है, तो उस जगह पर ये कब्ज़ा कर लेते हैं और वहाँ अपना घर बसा लेते हैं. सो स्क्वाटर्स आर पीपल लिविंग ऑन अनऑक्यूपाइड लैंड और प्लेस एज़ पर देयर विल, मतलब अपने इच्छा अनुसार वह कोई भी ऐसी खाली जगह दिखने पर वहीं पर अपना घर बना लेते थे. तो साहिब आलम वॉज वन ऑफ द स्क्वाटर्स, ऐसा कह सकते हैं कि साहिब आलम स्क्वाटर्स में से एक था. साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, और ये लोग कहाँ पर आए थे? सीमापुरी में आए थे. कहाँ से? बांग्लादेश से. बैक इन 1971 में ये लोग बांग्लादेश छोड़कर यहाँ पर आए थे सीमापुरी में. सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली के आउटर बाउंड्री पर. साहिब्स फैमिली इज़ अमॉन्ग देम, साहिब की भी फैमिली उन स्क्वाटर्स में से एक परिवार है. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी एकदम जंगली था और वीरान था. इट स्टिल इज़, और अभी भी वो वैसा ही है. स्टिल मतलब अभी भी. बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो वीरान नहीं है, खाली नहीं है. अब वहाँ स्क्वाटर्स आकर रहने लगे हैं, वहाँ लोग आकर रहने लगे हैं. इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, और कैसे घरों में रह रहे हैं? स्ट्रक्चर मतलब होता है एक डिज़ाइन या फिर एक आकार. ऑफ मड, मिट्टी का कोई आकार का घर बनाकर उसी घर में वो रहते थे. विथ रूफ्स ऑफ टिन, और उनकी छत कैसे होती थी? उनकी छत टिन की होती थी, टीने की. एंड टारपोलिन वो बड़ा सा कपड़ा होता है ब्लू कलर का, ताड़पत्री जिसको कहते हैं, जो हम बाहर कहीं लीकेज होता है तो ऊपर से ओढ़ने या ढांकने के लिए इस्तेमाल करते हैं. डिवॉइड ऑफ सीवेज, और अभी हमने देखा कि इनके घर सिर्फ नाम का घर होता था. वो घर होता था मिट्टी का और उसके ऊपर छत होती थी टीने की और टारपोलिन. ठीक है, हिंदी में ताड़पत्री. डिवॉइड ऑफ सीवेज, सीवेज मतलब
घर का गंदा पानी, हमारे नाली का पानी जो बाहर जाता है उसे कहते हैं सीवेज, मोड़ी। तो सीवेज भी नहीं था, डिवॉइड। डिवॉइड मतलब विदाउट, बगैर, बगैर नाली के, बगैर बाथरूम के वो लोग वहाँ रहते थे। ड्रेनेज, ड्रेनेज मतलब फिर से वही हो गया कि आप घर में जो भी साफ़ सफाई वगैरह करते हैं, पानी का जो भी इस्तेमाल होता है, तो पानी जब गंदा हो जाता है तो पानी को बाहर जाने का कोई रास्ता होना चाहिए, उसी रास्ते को ड्रेनेज या फिर सीवेज कहते हैं। तो इनका जो घर था वो सीवेज और ड्रेनेज के बगैर था, ठीक है। और रनिंग वाटर, और बहता हुआ पानी भी इनके यहाँ उपलब्ध नहीं था। कहीं दूर से, कहीं जहाँ पर इनको पानी उपलब्ध होता था वहीं से पानी लेकर आते थे, पर इनके घर में पानी की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ पर सीमापुरी में कितने कचरा बटोरने वाले, इकट्ठा करने वाले रहते थे? 10,000, 10,000 के पास आंकड़ा था। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं पिछले 30 सालों से भी ज़्यादा, एंड दे आर लिविंग हियर विदाउट एनी आइडेंटिटी। अब उनकी कोई पहचान नहीं है। अब वो लोग बांग्लादेश से आए हैं, बाहर से आए हैं, पर यहाँ पर आने के बाद उनका कोई पहचान पत्र कुछ भी नहीं बना था, ठीक है। कोई भी उनकी पहचान यहाँ नहीं थी। विदाउट परमिट्स, उनके पास यहाँ रहने का परमिशन भी नहीं है, ठीक है। बट विथ रेशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, सिर्फ दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स के नाम पर सिर्फ एक चीज़ है उनके पास, वो क्या है? राशन कार्ड। रेशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट्स। और वो भी क्यों, उनको इसकी सुविधा क्यों दी गई है, राशन कार्ड भी क्यों बनवाया गया है उनका? ताकि समय आने पर वो वोटर का काम कर सकें और वोट बैंक को बढ़ा सकें। वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए राशन कार्ड उनको दिया जाता था। एंड एनेबल टू देम टू बाय ग्रेन, ठीक है, ध्यान से सुनो। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। वे लोग यहाँ रह चुके हैं 30 साल से ज़्यादा बगैर किसी पहचान पत्र के। विदाउट परमिट्स, बगैर किसी के परमिशन के। बट विथ रेशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट्स एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। और एक राशन कार्ड दिया जाता था जिसके वजह से, जिसकी सहायता से वोटर्स लिस्ट में उनका नाम आ जाता था, वो वोट देने के काबिल हो जाते थे, और उसी राशन कार्ड के ज़रिए धान्य, अन्न, फूड ग्रेन्स, ये सब वो खरीद सकते थे, राशन ले सकते थे। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। जाहिर सी बात है, आप भी मानोगे कि भोजन ज़्यादा ज़रूरी है पहचान पत्र से। पहचान पत्र हो या ना हो, किसको उसकी पड़ी है, पर भोजन होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़ एंड गो टू बेड without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain। लेखिका कहती है कि यदि दिन के आखिर में हम अपने आप को, स्वयं को और हमारे परिवार को खाना दे रहे हैं और सोते समय उनको खाली पेट, दुखते हुए पेट को लेकर नहीं सोना पड़ रहा है, ये बेटर है, ये बेहतर है, ठीक है। वी वुड रादर लिव हियर। अगर ऐसा भी हो रहा है यहाँ पर कि हम स्वयं का पेट भर पा रहे हैं और हमारे परिवार को पाल पा रहे हैं, रात को सोते वक्त हमें खाली पेट नहीं सोना पड़ रहा है, तो ये परिस्थिति ठीक है। किससे? देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन। जहाँ पर आपको याद है बांग्लादेश के हरे खेतों की बात हो रही थी, जहाँ पे इनका पहले घर हुआ करता था, साहेब आलम जहाँ से छोड़कर आया था, तो वहाँ पे ये खेतों में रहते थे, लेकिन वो ऐसे खेत थे जहाँ से इनको फूड ग्रेन्स, खाने के सामान वगैरह नहीं मिलता था, ठीक है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज़, ठीक है, एक करेक्शन है, ऐसा लेखिका नहीं कह रही है, ऐसा कह रही है एक ग्रुप ऑफ वुमेन, औरतों का एक ग्रुप, समूह कह रहा है। इन टैटर्ड साड़ीज़, टैटर्ड TATTERED, टैटर्ड मतलब होता है फटे पुराने,
torn saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। ठीक है, तो लेखिका उनसे पूछती है, लेखिका ने पहले पूछा था उनसे कि तुम लोग अपना इतना सुंदर जगह और हरे खेत और नदियाँ, ये इतनी प्राकृतिक सौंदर्य वाली चीज़ों को छोड़कर आप यहाँ क्यों आए हो। ऐसा पूछने पर वो औरतें जिन्होंने फटे हुई साड़ियाँ पहनी थी, उनका ये जवाब था कि मैडम हम यहाँ पर रहकर अपना पेट पाल ले रहे हैं, अपने परिवार को ज़िंदा रख पा रहे हैं, तो हम यहीं रहना चाहते हैं, हमें पहचान पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। वेयर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। जहाँ पर भी उन्हें खाना उपलब्ध मिलता है, खाना मिलता है, भोजन देखते हैं कि यहाँ भोजन की सुविधा है, वहीं पर वो लोग अपना डेरा डाल लेते हैं। ठीक है, और वहीं पर वो अपना टेंट वाला घर बना लेते हैं और ट्रांजिट होम्स मतलब ऐसा घर जो बार बार बदला जा सके। ठीक है, जो स्थायी ना हो, परमानेंट ना हो, टेम्पररी। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे ऐसे ही घरों में बढ़ रहे थे, उनके बच्चे। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीवन जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो अपने बाकी परिवार के सदस्यों के सहयोगी और सदस्य बन जाते थे। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, सर्वाइव करने के लिए वो लोग भी मेहनत करने लगते थे। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में अगर आपको ज़िंदा रहना है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही काम था, कचरा उठाना, कचरा जमा करना। थ्रू द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, पिछले कुछ वर्षों में इसने फाइन आर्ट्स वाला नाम हासिल किया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए कचरा मानो सोने के बराबर है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, वही कचरा उनका रोज का खाना लाने का स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, और वही उनके सर पर छत बनाने में काम करता था। क्या? वही कचरा उठाना, क्योंकि उनका वही व्यवसाय बन गया था। इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, और ऐसा छत मिल रहा था, अगर उस छत से पानी भी चू रहा है, लीक भी कर रहा है अगर वो, तो भी इनको कोई उससे आपत्ति नहीं आती थी। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, हमको और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि इनकी छत में छेद है और पानी चू रहा है, पर वहाँ रहने वाले, वहाँ जीने वाले बच्चों के लिए ये मोर है, बहुत ज़्यादा है। इतना भी अगर उनको मिल जा रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा मिल गया है, ऐसी उनकी मानसिकता हो गई थी। आगे देखते हैं पेज नंबर 16 पे। साहिब कहता है, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी, मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाते हैं। इवन अ 10 रुपी नोट, और कभी कभी 10 रुपये की नोट भी मुझे मिल जाती है। मन में सोचो, विचार करो कि कहाँ से मिल जाती है, कहाँ की बात कर रहा है साहिब आलम। साहिब आलम बात कर रहा है उस कूड़ा करकट की, गार्बेज डंप की, जहाँ पर वो स्क्राउंज करता था, सर्च करता था। याद है पहले हमने पढ़ा था, ही वॉज स्क्राउंचिंग फॉर गोल्ड, राइट। तो वैसे ही साहिब कहता है, मुझे कभी 1 रुपये मिल जाते हैं और कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं। His eyes lighting up, और जब वो ऐसा कह रहा था, 10 रुपये के बारे में, 10 रुपये का वर्णन कर रहा था, तब उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई। ये चमक उसके खुशी की चमक होगी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब आपको मिल जाता है एक सिल्वर कॉइन गार्बेज के बड़े डंप में, हीप में, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तब आप रुकोगे नहीं, आप और ढूंढने की कोशिश करोगे। किस उम्मीद से? कि अभी मुझे सिर्फ सिल्वर कॉइन मिला है, हो सकता है मुझे और कोई वैल्यूएबल मिल जाए, है ना। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और ऐसा क्यों करता है साहेब? क्योंकि उसे हमेशा ये आशा रहती है और कुछ पा जाने का, और कुछ मिल जाने का। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, ऐसा लग रहा था लेखिका को, अनीस जंग को, कि
बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। इनके माता पिता के लिए गार्बेज का जो मीनिंग था, जो अर्थ था, जो डेफिनेशन था, वो इनके बच्चों को जो डेफिनेशन पता है उससे पृथक था, अलग था, डिफरेंट था। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए क्या है? वह एक ऐसा पैकिंग है जिसमें उनको क्या पता क्या मिल जाए, आश्चर्य वाली पैकिंग है। ठीक है, रैप्ड, रैप्ड मतलब हमने चॉकलेट खाया है, चॉकलेट का जो ऊपर का कवरिंग रहता है उसे कहते हैं रैपर। उस रैपर को जब चॉकलेट के ऊपर लगा दिया जाता है तो उसे कहते हैं रैप्ड, WRAPPED। तो लेखिका कहती है बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर। ठीक है, वंडर मतलब आश्चर्य, आश्चर्य से लपेटा हुआ है। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। और यहीं पर उन्हीं बच्चों के माता पिता के लिए गार्बेज क्या है? इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, मतलब उनके रोजी रोटी का ज़रिया है, रोजी रोटी का स्रोत है। रोज़ जो वो लोग पैसे कमा रहे हैं प्लास्टिक वगैरह करकट बेचकर या रद्दी बेचकर, तो वो उनके इनकम का एक सोर्स है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। लेखिका कहती है एक सर्दी के सुबह को मैंने देखा साहेब खड़ा था गेट पर, फेंस्ड गेट। फेंस मतलब जहाँ पर फेंसिंग लगी हो, जैसे सभी लोग अपने बगीचों में हमारे फसल को और हमारे पेड़ पौधों को बचाने के लिए जो बांस की या कोई लकड़ी की फेंस बनाते हैं, इसे कहते हैं फेंस। ठीक है, ऐसा ही एक फेंस बना था गेट के पास, वही गेट के पास साहेब आलम खड़ा था, स्टैंडिंग, ही वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर ऑफ द नेबरहुड क्लब। क्लब मतलब एक ऐसा कमरा जहाँ पर वीडियो गेम्स, कार्ड गेम्स, अलग अलग प्रकार के इंडोर गेम्स खेले जाते हैं, उसे कहा जाता है क्लब, क्लब हाउस। तो ऐसे ही एक क्लब हाउस के फेंसिंग या गेट के सामने साहेब आलम खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट। दो नौजवान आदमियों को देख रहा था वो, जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे और वे दोनों क्या खेल रहे थे? प्लेइंग टेनिस। ठीक है, आई लाइक द गेम ही हम्स। वह अपने मन ही मन में कह रहा था मुझे यह खेल पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। और वह खुश था, संतुष्ट था बाउंड्री के उस तरफ से, फेंसिंग के उस तरफ से गेम को देखने में ही वो संतुष्ट था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड। और वो कहता है कि मैं अंदर भी जाता हूँ पर तब जब वहाँ कोई नहीं रहता हो। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। स्विंग मतलब होता है झूला। वो कहता है जो वॉचमैन है वहाँ का, वो मुझे ग्राउंड के अंदर के झूले का इस्तेमाल करने देता है, झूले पर बैठने देता है। साहेब टू, TOO, साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़। साहेब भी पहने हुए हैं टेनिस के जूते। दैट लुक स्ट्रेंज, जो बहुत अलग लग रहे थे। ठीक है, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। उसने ऐसी शर्ट पहनी थी जिसका कोई कलर नहीं था, एंड शॉर्ट्स, तो दोनों अलग अलग कलर के शर्ट और शॉर्ट्स पहने थे साहेब ने, और इसी पहनावे के साथ साथ उसने टेनिस के जूते भी पहने थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो हाउ ही मस्ट बी लुकिंग एट दैट टाइम। समवन गेव देम टू मी। और वो कहता है किसी ने मुझे दिए हैं ये जूते। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। और वो ऐसा कहता है जैसे मानो वो कोई सफाई दे रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़। डिस्कार्डेड, DISCARDED। डिस्कार्डेड का मतलब होता है लेफ़्ट ओवर, थ्रोन अवे, जिसका इस्तेमाल हम करना बंद कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कोई किसी को दूसरे
व्यक्ति को हमारी अपनी चीज़ें देता है वो तभी देता है जब वह स्वयं उसका इस्तेमाल करना उसने बंद कर दिया हो। तो वैसे ही साहेब को भी जो जूते मिले थे उसको किसी ने दे दिया था जो स्वयं के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, ठीक है, ये फैक्ट था, ये सच्चाई थी, ये सच्चाई कि ये छोड़ दिए हुए जूते हैं, फेंके हुए जूते हैं किसी और व्यक्ति के जो अमीर था, अमीर लड़का था। हु परहैप्स रिफ्यूज्ड, और जिसने मना कर दिया था, टू वेयर देम, उनको पहनने से, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, और उस जूते की क्या बुराई थी, क्या उसमें कमी थी, उस दोनों जूतों में से एक जूते में होल था, इस वजह से उस अमीर लड़के ने उन जूतों को पहनने से इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। ये सच्चाई उसे परेशान नहीं करती है, किसे? साहिब आलम को। साहिब आलम के मन में ये बिल्कुल नहीं आता है कि मुझे ये जूते किसी ने दे दिए हैं और ये किसी के उतारे हुए या रिफ्यूज़ किए हुए, मना किए हुए जूते हैं, इससे साहिब आलम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बैरफुट, और ऐसा क्यों है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में हमेशा नंगे पाँव ही चला है, हमेशा कभी कुछ उसको मिला नहीं है पैरों में पहनने के लिए, ऐसे व्यक्ति को फटे हुए जूते भी मिल जाना एक उपलब्धि के समान है। तो वैसे ही फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बैरफुट ऑल हिज वाइल, इवन शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, ठीक है। तो जूते होल सहित उसे एक सपने साकार होने जैसा लगता है, ठीक है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। चलो उसने टेनिस के जूते तो पहन लिए और वो बहुत मन और ध्यान लगाकर गेम को देख भी रहा है, पर वह खेल उससे बहुत दूर है। ऐसा क्यों कहती है लेखिका? आप अपने मन में सोचो और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो, ट्राई गेसिंग। दिस मॉर्निंग इंटेंटली, इंटेंटली मतलब होता है बहुत इंटरेस्ट से, मन लगाकर, ध्यानपूर्वक। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। इस सुबह, जिस सुबह का उल्लेख कर रही है लेखिका, वो कहती है आज की सुबह साहेब अपने रास्ते पर है मिल्क बूथ की ओर जाते हुए, ठीक है। जहाँ से मिल्क बूथ मतलब एक ऐसा दुकान, एक छोटा सा स्टॉल जहाँ पर दूध लिया जाता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, और साहिब के हाथ में क्या है? एक स्टील का डब्बा है। नाउ आई नाउ वर्क इन टी स्टॉल डाउन द रोड। साहिब क्या कहता है? अब मैं काम करता हूँ एक चाय के स्टॉल पर, रोड के नीचे उस तरफ। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, वो कहता है उस रास्ते की ओर उंगली दिखाते हुए, पॉइंट करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। साहिब क्या बताता है लेखिका को कि मुझे 800 रुपये वेतन मिलता है, मुझे 800 रुपये पगार मिलती है और जितना मैं खा सकूं उतना मुझे खाना मिलता है। मतलब भरपेट भोजन और 800 रुपये पगार पर मेरी नौकरी तय हुई है, फिक्स हुई है। डज़ ही लाइक द जॉब? क्या उसे जॉब पसंद है? ऐसा कौन पूछता है? लेखिका। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। और लेखिका कहती है मैं उससे ऐसा पूछती हूँ कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? तब उसका चेहरा देखकर लेखिका को अनुभव होता है कि उसका जो आज़ादी वाला भाव था उसके चेहरे पर, जो फ्रीडम वाला जो भाव था उसके चेहरे पर, वो नहीं है। पहले कैसा वो लापरवाह जैसा भाव उसके चेहरे पर, लापरवाही वाला भाव हमेशा रहता था। ऐसा व्यक्ति जिसको किसी चीज़ की कोई परवाह ना हो, तो वो वाला भाव अब कहीं खो गया था उसके चेहरे से। अब वह लापरवाह नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। लेखिका कहती है कि जो स्टील का डब्बा उसने लिया था वो देखने में ज़्यादा वजनी था, ज़्यादा भारी था। किससे? देन द प्लास्टिक बैग, जो पहले उसके जीवन में पहले जो वो प्लास्टिक की थैली जिसमें करकट, कूड़ा
कचरा सब जमा करता था वो, उसकी तुलना में ये स्टील का डब्बा वज़न था, भारी था। हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। तो वो जो प्लास्टिक बैग वो अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाता था, वो हल्का था इस स्टील के डब्बे की तुलना में। द बैग वॉज हिज, और ये बैग किसका था? जो बैग पहले लेता था वो बैग किसका रहता था? इसका था, साहिब आलम का। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। जो पहले वो काम करता था वो काम उसका खुद का था, ऐसा लेखिका कहना चाहती है कि जो बैग प्लास्टिक का उठाता था वो हल्का भी था और वो बैग उसका खुद का था। पर यहाँ पर जो ये डब्बा लेकर जा रहा है स्टील का, ये डब्बा सॉरी दिस कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। जो उसका मालिक था, जो चाय की दुकान का ओनर था, उस चाय वाले का वो डब्बा था। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहेब क्या है? अब वो खुद का मालिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप कहीं नौकरी करने लगते हो तो आपका समय आपका नहीं होता है। जितने समय के लिए आप नौकरी पे हो, नौकरी का अर्थ ही होता है नौकर। अभी तक हमने देखा, आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। चैप्टर अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था? समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी, समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। इसका अगला पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम जितना हो सके उतना नेक्स्ट पार्ट का मैटर कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट्स, एनीथिंग दैट यू वुड like to ask me, feel free to write in the comment section। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें बेटा।